हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और कल की क्लास में हमने रिमोट सेंसिंग का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में रिमोट सेंसिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में और इनमें ना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। बस छोटी सी वीडियो बनेगी, इसको 2 बार 3 बार देख लेना, आपकी पूरी की पूरी ये कवर हो जाएगी 2 बार 3 बार देखने में और ये लर्न भी हो जाएंगे। तो पहला है लैंडसैट 1। जो लैंडसैट 1 ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट ने क्या किया था, इसने सबसे पहले विश्व के पूरे विश्व के चित्र लिए थे। लैंडसैट 1 ने सर्वप्रथम पूरे विश्व के चित्र लिए थे और जो लैंडसैट 1 है उसको जुलाई 1972 में नासा के द्वारा छोड़ा गया था। क्या लैंडसैट 1 के बारे में क्या क्या है, जुलाई 1972 में नासा के द्वारा इसको छोड़ा गया था और इस उपग्रह ने सबसे पहले पूरे विश्व के चित्र लिए थे। अब आगे है नासा की फुल फॉर्म दी है भाई, ये भी आ जाती है एग्जाम में। देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है भाई, ये आ जाती है। आगे देखिए, लैंडसैट 1 का भार कितना है भाई? लैंडसैट 1 का भार है, ये कितना था? 900 किलोग्राम था। भार था 900 किलोग्राम, ऊंचाई थी 614 किलोमीटर और पृथ्वी का एक चक्कर कितने मिनट्स में पूरा किया था? 103 मिनट्स में पूरा किया था। फिर से देख लीजिए, लैंडसैट 1 का भार था 900 किलोग्राम, ऊंचाई थी 614 किलोमीटर और पृथ्वी का एक चक्कर इसने 103 मिनट में पूरा किया था भाई। आगे देखिए, ERTS-1, जो ये ERTS-1 यंत्र है, ये क्या है? इसी का एक भाग है, ये लैंडसैट 1 का एक भाग है जो एक दिन में 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के 114 चक्कर लगाता है। क्या है? जो ERTS-1 है, ये लैंडसैट 1 का ही भाग है जो एक दिन में 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर 114 चक्कर लगाता है। आगे देखिए, रिटर्न बीम विडिकोन, RBV की फुल फॉर्म है भाई, ये अच्छे से देख लेना। रिटर्न बीम विडिकोन, ये किसकी फुल फॉर्म है? RBV की है और ये भी लैंडसैट 1 में लगा एक यंत्र था और 3 जो टीवी कैमरे हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, जो रिटर्न बीम विडिकोन है, ये लैंडसैट 1 में सैटेलाइट में लगा एक यंत्र था और इसमें 3 कैमरे होते हैं, वो जो 3 कैमरे होते हैं वो RBV में लगाए जाते हैं भाई, ठीक है। आगे है MSS की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी स्पेक्टर स्कैनिंग सिस्टम। क्या है? मल्टी स्पेक्टर स्कैनिंग सिस्टम, ये जो फोटोज लेता है उसको स्कैन करता है भाई, MSS है जो। फिर आगे है DCS की फुल फॉर्म है डाटा कलेक्शन सिस्टम। क्या है? डाटा कलेक्शन सिस्टम, ये डाटा कलेक्ट करता है। आगे देखिए, लैंडसैट 1 ने अपने कार्यकाल में 75% भाग में जो अर्थ के 75 लाख चित्र भेजे थे भाई। क्या? लैंडसैट 1 ने 75% भाग में अर्थ के 75 लाख चित्र भेजे थे। एक बार लैंडसैट 1 जो है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है लैंडसैट 1 है, ये जुलाई 1972 में नासा के द्वारा छोड़ा गया था और इस उपग्रह ने पूरे विश्व के चित्र लिए थे और नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है लैंडसैट 1 का भार जो था वो था 900 किलोग्राम और ऊंचाई थी 614 किलोमीटर। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा किया था लैंडसैट 1 ने 103 मिनट्स में। फिर इसमें लगे कुछ ये यंत्र थे। ERTS-1 क्या है? जो लैंडसैट 1 था इसमें लगा एक भाग है जो कि एक दिन में 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के चक्कर 114 चक्कर लगाता है भाई। फिर आगे है एक RBV की जो फुल फॉर्म है वो है रिटर्न बीम विडिकोन, ये भी लैंडसैट में लगा था और 3 टीवी कैमरे जो है वो RBV में लगाए गए थे। फिर है MSS, ये चित्रों को स्कैन करता है MSS और ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मल्टी स्पेक्टर स्कैनिंग सिस्टम। DCS, डाटा कलेक्शन सिस्टम, ये डाटा कलेक्ट करता है। और जो लैंडसैट 1 था इसने अपने कार्यकाल में 75 लाख चित्र भेजे थे भाई पृथ्वी के। अब सेकंड देखिए, दूसरा सैटेलाइट है लैंडसैट 2 और इसमें लगा जो यंत्र था ना RTS, वो
लैंडसेट 1 में ERTS 1 था और यहाँ पे ERTS 2 है, और ये 1975 में छोड़ा गया था। और भाई ये अर्थ से 920 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। कितना? अर्थ से 920 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। पृथ्वी का एक चक्कर 103.2 मिनट में इसने पूरा किया था, और एक दिन में चक्कर कितने लगाए? 14 लगाए पृथ्वी के। कृषि, खनिज, भूगोल, मैपिंग, इनमें इसका यूज हुआ भाई, जो लैंडसेट 2 था। फिर से देख लीजिए, जो लैंडसेट 2 था वो 1975 में ERTS 2 या फिर लैंडसेट 2 छोड़ा गया। अर्थ से ये 920 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया। पृथ्वी का एक चक्कर 103.2 मिनट में लगाया, और एक दिन में चक्कर कितने लगाए? पृथ्वी के 14 चक्कर लगाए भाई। आगे देखिए, कृषि, खनिज, भूगोल, मैपिंग, इन सब में लैंडसेट 2 का यूज किया गया। नेक्स्ट छोड़ा लैंडसेट 3। जो लैंडसेट 3 छोड़ा वो 1978 में छोड़ा गया था। 1978 में लैंडसेट 3 और 1975 में लैंडसेट 2 छोड़ा गया था। आगे देखिए, फिर है 16 जुलाई 1991 गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से ERS 1 छोड़ा गया। क्या? 16 जुलाई 1991 में गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से ERS 1 छोड़ा गया। इसमें क्या था? ERS 1 में एक रडार फिक्स किया गया जिसमें माइक्रोवेव भी लगा हुआ था, और ये क्या करता था? ये बादल, धूल, अंधेरे में भी फोटोज ले सकता था। विश्व के बर्फ से ढके एरियाज को भी जो ERS 1 है ये कवर कर सकता था। विश्व की क्लाइमेट और महासागरों की लगातार ये जानकारी देता था। यह जल की तली पर वायु की दिशा और गति बताता था। इससे महासागरों में छिपे खनिजों को खोदने में भी हेल्प हुई थी। किससे? ERS 1 से हुई थी ये। फिर से देख लीजिए भाई, 16 जुलाई 1991 में गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से ERS 1 छोड़ा गया था सैटेलाइट। इसमें रडार फिक्स किया गया था जिसमें माइक्रोवेव भी लगाया गया था, और इसमें क्या किया गया था? बादल, धूल, ये क्या करता था? बादल हो चाहे धूल हो चाहे अंधेरा हो, कहीं से भी ये फोटो ले सकता था। विश्व के बर्फ से ढके हुए एरियाज को भी ये कवर करता था, यानी कि वहाँ की फोटोज भी लेता था। और विश्व की जो क्लाइमेट और महासागरों की लगातार ये जानकारी देता था। जल की तली पर जो वायु की दिशा और गति होती थी उसकी भी जानकारी देता था, और इससे महासागरों में छिपे हुए जो भी खनिज पदार्थ से उनको हम निकालने में मदद मिलती थी हमारी। आगे देखिए, नेक्स्ट है भारत में जो रिमोट सेंसिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए, ये GSI की फुल फॉर्म दी है भाई, ये आती है GSI, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जिन क्षेत्रों पर मानव नहीं जा पाता वहाँ का सर्वेक्षण किया जाता है इसके द्वारा, जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। फिर आगे है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वनों की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो इनके द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। क्या क्या है? इनकी फुल फॉर्म आ जाती हैं, फिर से देख लीजिए एक बार। GSI की है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, FSI की है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, NRSA की है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज। इनको याद रखना भाई, ये फुल फॉर्म आती हैं एग्जाम में। आगे देखिए, ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट देखिए, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मिशन, ये किसकी फुल फॉर्म है? RSAM, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मिशन। भारत में इसके द्वारा कृषि, मिट्टी, भूगर्भ संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मिशन है इसके द्वारा। फिर जो रिमोट सेंसिंग है इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखिए भाई। रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो भी दुर्गम स्थान है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते वहाँ की जानकारी ले सकते हैं भाई। दूसरा है कृषि, वन संपदा की हम जानकारी ले सकते हैं रिमोट सेंसिंग से। जो समुद्री विज्ञान है या फिर जो समुद्र में छिपी हुई जो संसाधन है, जो खनिज है, जो संपदा है, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं रिमोट सेंसिंग से। नेक्स्ट है जल विज्ञान शास्त्र की भी जानकारी ले सकते हैं, भूगर्भ शास्त्र की जानकारी ले सकते हैं, भूगोल थीमेटिक मैप बना सकते हैं, और मैपिंग विज्ञान में भी इसका यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है भाई? रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये मैपिंग वगैरह हम कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है रिमोट सेंसिंग की, कि भाई हम ऐसे स्थानों की जानकारी ले सकते हैं जहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँच पाता,
कृषि से रिलेटेड, वनों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो रिमोट सेंसिंग से ले सकते हैं। समुद्रों से रिलेटेड जानकारी है, जैसे जो खनिज संसाधन है वहाँ पे जो इस समुद्रों में है और जो पानी की गतिविधियाँ वगैरह हैं उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। भूगर्भ शास्त्र की जानकारी ले सकते हैं। भूगोल पर जो थीमेटिक मैप वगैरह बनाते हैं वो भी बना सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। मैपिंग विज्ञान में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं भाई, ये है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र। ये क्या है भाई? किसी क्षेत्र के आंकड़ों का संग्रहण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, रूपांतरण व प्रदर्शन करता है। क्या है ये? भौगोलिक सूचना तंत्र है, GIS हम इसको बोलते हैं। यह सारा प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो भी आंकड़े होते हैं उनका संग्रहण करना, भंडारण करना, पुनः प्राप्ति, रूपांतरण, प्रदर्शन, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है डाटा की, जो GIS के माध्यम से होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। और डाटा का जो भी प्रसंस्करण और विश्लेषण होता है वो किया जाता है GIS में। 1960 में ये जो GIS है इसके ऊपर रिसर्च शुरू की गई थी। जो GIS है इसके कुछ ये एग्जाम्पल हैं। ये हैं भूमि सूचना प्रणाली और दूसरा है ये पर्यावरण सूचना प्रणाली। इसका क्या मतलब है? जो भी हम भूमि से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं उससे रिलेटेड है ये भूमि सूचना प्रणाली, और जो पर्यावरण में जो भी घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड है पर्यावरण सूचना प्रणाली। क्या है? ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ये भौगोलिक सूचना तंत्र है। और क्या है ये? इसमें पूरा का पूरा जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, और किसी भी चीज़ के बारे में हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, पुनः भंडारण करते हैं या पुनः प्राप्ति करते हैं, रूपांतरण, प्रदर्शन, जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा ही कंप्यूटर के ऊपर होता है भाई। नेक्स्ट है, इसमें 1960 के दशक में GIS पर रिसर्च शुरू की गई थी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है भूमि सूचना प्रणाली, पर्यावरण सूचना प्रणाली। आगे देखिए, जो GIS है इसके प्रकार कितने हैं, कौन से हैं। पहला है, ये है वेक्टर। इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश या फिर पॉलीगन संरचना। क्या है? सदिश या फिर पॉलीगन संरचना यानी कि वेक्टर। किसी स्थान इकाई को दर्शाता है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्थान को या फिर एक इकाई को दर्शाता है जो वेक्टर होता है ये। और सम आकार, सम आकृति को ये दर्शाएगा। चाहे कोई भी स्थान है वहाँ पे सम आकार और सम आकृति को दर्शाएगा जो वेक्टर होता है ये। नेक्स्ट है GIS का दूसरा पार्ट है वो, ये है राष्ट्र यानी कि रेखापुंज या फिर जाल संरचना। किसी भी स्थान के स्थानिक लक्षण या फिर गुण को दर्शाएगा जो रेखापुंज या जाल संरचना है। और यहाँ ग्रिड या फिर वर्ग जाल बनाते हैं, और प्रत्येक वर्ग किसी सूचना को दर्शाता है। फिर से देख लीजिए भाई, जो वेक्टर होता है ये किसी एक पर्टिकुलर स्थान को या फिर एक इकाई को दर्शाएगा, और ये क्या है? सम आकार और सम आकृति को दर्शाएगा। कोई भी एक स्थान होगा उसका जो सम आकार और जो सम आकृति होगी उसको दर्शाएगा वेक्टर, पॉलीगन संरचना या फिर सदिश। और दूसरा है ये है राष्ट्र यानी कि रेखापुंज या फिर जाल संरचना। इसमें किसी भी स्थान के स्थानिक लक्षण या फिर गुण दर्शाएंगे, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्थान है उसके सारे के सारे जो स्थानिक लक्षण या फिर गुण होते हैं उनको दर्शाया जाता है रेखापुंज में या फिर जाल संरचना में। यहाँ पे जो ग्रिड है, वर्ग जाल है वो बनते हैं, और प्रत्येक वर्ग जो है वो किसी न किसी प्रकार की सूचना को दर्शाता है। यानी कि जो वेक्टर था उसमें तो सम आकार और सम आकृति दर्शाई जाएगी, लेकिन जो ये जाल संरचना है इसमें किसी एक पर्टिकुलर स्थान के सभी लक्षण या फिर गुण दर्शाए जाते हैं। जो GIS है इसके जो कार्य हैं वो देखिए। पहला है मानचित्र या फिर मानचित्र कला, दूसरा है आंकड़ा आधार प्रबंधन करना, तीसरा है स्थानिक लक्षण के आधार पर डाटा की खोज करना, और चौथा है किसी एरिया की उपयोगिता के आधार पर डाटा इकट्ठा करना। क्या क्या? पहला है मानचित्र कला या फिर मानचित्र, दूसरा है आंकड़ा आधार प्रबंधन, तीसरा है स्थानिक लक्षण के आधार पर डाटा की खोज करना, और चौथा है किसी एरिया की उपयोगिता के आधार पर डाटा इकट्ठा करना। तो ये हमारा था GIS के बारे में फ्रेंड्स।
आज हमने यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है और जीआईएस के बारे में पढ़ा है, कुछ पार्ट रिमोट सेंसिंग का भी पढ़ा है। आज हमारा जो रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ आवाज़ें हो रही थी बाहर, इसलिए मैंने वीडियो को रोक रोक के थोड़ा टाइम लेके बनाया, फिर भी कुछ आवाज़ें आए तो आप मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। बाय बाय।